हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द स्टाइल क्लासरूम चैनल। मैं आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर सोनू प्रताप वापस आपको स्वागत करता हूं। हम केमिकल बॉन्डिंग कर रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में हमने लास्ट लेक्चर में वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किया था और मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे और फिर इनका क्यूमुलेटिव क्वेश्चंस कुछ देखेंगे, ठीक है ना। तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उस टॉपिक के बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों टॉपिक्स कैसे इंपॉर्टेंट और किस तरह से पूछे जा सकते हैं, राइट। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पेन नहीं चल रहा है, दिमाग नहीं चल रहा है, तो दिमाग को भी खोलो और पेन को भी हमने चेंज कर दिया। तो अपना दिमाग खोलो और हमने पेन सही ले लिया है, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चलो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? अब अगर मैं इन जनरल आपसे पूछूं कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आप हमेशा कंफ्यूज स्टेट में रहोगे कि क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो मैं आपको सीधा डायरेक्टली करता हूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये उससे थोड़ा सा हायर है। बट ये चीज कंसीडर कीजिए कि जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, तो आपके पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या है ये? डाइपोल डाइपोल interaction. Hydrogen bonding is a kind of dipole-dipole interaction. It is a kind of dipole-dipole interaction, है ना। Dipole-dipole kind of interaction है, normal interaction नहीं है, ठीक है। Dipole-dipole kind of interaction है, normal interaction नहीं है, ठीक है। या आप ये बोलो कि ये different है वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, हाँ different है, लेकिन एनर्जी में different है। इंटरेक्शन वही है जो हमने उसमें पढ़ा था। हमने उसमें पढ़ा था डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शन एक होता है, वही चीज यहां पर है कि इसमें भी डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन इसकी एनर्जी थोड़ी हायर है। क्यों एनर्जी हायर है उस पर भी बात करते हैं। देखिए होता क्या है, आप जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस की बात करते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस की बात करते हैं, तो जनरली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हमने पढ़ा था। हमारे पास क्या है, हमारे पास A होगा, हमारे पास B होगा। A पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, B पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज में क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसे ही हमारे पास एक और मॉलिक्यूल होगा AB वाला, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव जनरेट होना, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, इंटरेक्शन आ जाएगा। इनके बीच में क्या आ जाएगा, इंटरेक्शन। This is dipole-dipole interaction that we read in the last class, wherein you have two dipoles and they are interacting with each other. अब what is hydrogen bonding? यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि हाइड्रोजन का पार्टिसिपेशन होगा, हाइड्रोजन कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। नॉर्मल बॉन्डिंग नहीं है। तो होगा क्या, देखो आपके पास XH है, ठीक है। ये XH में X इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये X क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ही आपके पास एक और आ जाएगा XH, और XH में आपके पास X के पास नेगेटिव चार्ज है, H के पास पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो नेगेटिव पॉजिटिव जनरेट हुआ, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव जनरेट हुआ, इनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन। इनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन। तो आप लोग ये बोलोगे सर ये तो लास्ट क्लास में भी हमने किया था, HCl HCl के बीच में इंटरेक्शन, तो क्या HCl HCl वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? लेकिन आपने पढ़ाया तो डाइपोल में है। तो बेटा यहीं पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि X जो होगा वो स्पेसिफिकली, X याद रखो, स्पेसिफिकली आपके पास होगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये तीन ही ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हैं, एंड कभी कभी क्लोरीन एंड सल्फर। These are sometimes, this is sometimes, ये दोनों sometimes है, लेकिन these three always, ये तीनों always क्या दिखाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे। Which means अगर इन एटम के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो ये जो इंटरेक्शन दिखाएंगे वो डाइपोल डाइपोल, और साथ में उस डाइपोल इंटरेक्शन को क्या बोल सकते हैं हम, इंटरनल उस डाइपोल इंटरेक्शन को बोल सकते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटर वे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलना होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलना होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या, what can I say? Can I say here is that hydrogen bonding is all hydrogen bonding are dipole dipole interactions? Can I say this? All hydrogen bonding are dipole dipole interaction. Can I say this? Yes, I can say this कि सारी की सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो dipole dipole interaction होगी। लेकिन can I say this कि all dipole dipole interactions are hydrogen bonding? नहीं, हम ये बेटा नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते, हम ये जरूर कह सकते हैं कि सारी की सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल इंटरेक्शन है, बट हम ये कभी नहीं कह पाएंगे कि सारी की सारी डाइपोल मोमेंट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये बात समझ आती है। अब स्पेसिफिकली क्या चीज देखनी है कि आपके पास यहां पर डाइपोल जनरेट हो रहा है, यहां पर भी डाइपोल जनरेट हो रहा है। अगर X की वैल्यू X, F, O और N है, X अगर F, O और N है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कभी कभी C और S है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट जनरली बाकी सब क्या रहेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जनरली बाकी सब क्या रहेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन।
बात समझ आती है? ये बात समझ आती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि क्या है हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट। अब अगर आप कन्वेंशन के हिसाब से इसको देखें ना, तो यहां पर कन्वेंशन के हिसाब से एक चीज समझना, और वो चीज समझनी जरूरी है कि कन्वेंशन के हिसाब से अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करो ना, तो आप 3 डॉट से करोगे, 1 2 3, ठीक है, 3 डॉट से आप कन्वेंशन के हिसाब से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हो। 3 डॉट्स, यू रिप्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाय 3 डॉट्स व्हिच रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग कन्वेंशन के हिसाब से। अब एक क्वेश्चन यहां पर बनता है, और वो क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा है लेकिन क्लोरीन नहीं दिखा रहा, और जबकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन नाइट्रोजन दिखाता है क्लोरीन नहीं दिखाता। ऐसा क्यों? अब इसका जवाब आपके पास खुद होना चाहिए। क्लोरीन का साइज कंपैरेटिवली काफी बड़ा है नाइट्रोजन से, और क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है तो वो चार्ज सेपरेशन क्रिएट नहीं कर पाता, और क्योंकि वो चार्ज सेपरेशन क्रिएट नहीं कर पाता, इसी वजह से वो इतना बढ़िया इंटरैक्शन क्रिएट नहीं कर पाता, उतना बढ़िया इंटरैक्शन क्रिएट नहीं कर पाता। देखो सिंपल सा फंडा, जब भी आपको डायपोल डायपोल इंटरेक्शन करवाना है तो ये चार्ज इंटरेक्शन होना चाहिए। अब ये 3 एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, विच मींस ये यहां पर चार्ज सेपरेशन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच के रखेंगे, और जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे तो व्हाट विल हैपन, H पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। H पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। H will have partial positive charge at a very larger extent, and because it has a large positive charge, what will happen, the interaction between these two ions will become strong, and when the interaction between these two ions becomes strong, we call it as hydrogen bonding. Jabki whenever I am taking chlorine has has a equal amount of electronegativity as nitrogen, but it has a larger size. It has a larger size, and when you talk about larger size, the ability to create that charge separation is very less in chlorine, and because it cannot create that charge separation, therefore it cannot always form hydrogen bonding. It sometimes does, and we'll talk about it, but it does not always form hydrogen bonding. ये बात समझ आती है? तो क्लोरीन का क्योंकि साइज बड़ा है, क्लोरीन का क्या है, साइज बड़ा है, और साइज बड़ा होने की वजह से क्या होता है, चार्ज सेपरेशन नहीं क्रिएट कर पाता। इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दैट द chlorine usually does not show hydrogen bonding, sometimes it does, and we'll talk about it, right? So this is what hydrogen bonding is all about, right? चलो आगे देखिए इसमें थोड़ा सा। ये देखो, अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती है, पहली चीज, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन व्हाट, फर्स्ट ध्यान समझना, आपके पास अगर XH है, अगर आपके पास क्या है, XH है, तो फर्स्ट थिंग इट इज डिपेंडेंट अपॉन द चार्ज सेपरेशन। जितना ज्यादा चार्ज सेपरेट होगा उतना ही ज्यादा चार्ज इस पे आएगा, उतना ही ज्यादा इंटरेक्शन होगा, या उतना ही ज्यादा चार्ज X पे आएगा, उतना ही ज्यादा इंटरेक्शन होगा आगे, राइट? तो इट इज डिपेंडेंट अपॉन द चार्ज सेपरेशन, व्हिच मींस इट इज hydrogen bonding is directly proportional to delta En. Hydrogen bonding is directly proportional to delta En. Can I say this? Hydrogen bonding is directly proportional to delta En. I can say this. Why? Because जितना ज़्यादा electronegativity difference, उतना ज़्यादा charge separation. जितना ज़्यादा charge separation, उतना ही ज़्यादा interaction. जितना ज़्यादा charge separation, उतना ही ज़्यादा interaction. पहली बात समझ आती है? पहली बात समझ आती है कि जितना ज्यादा मैं चार्ज क्रिएट करूंगा, जितना ही ज्यादा मैं इसमें चार्ज क्रिएट करूंगा, उतना ही ज्यादा इसका इंटरैक्शन होगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि +2 चार्ज विल बी अट्रैक्टेड मोर देन +1 चार्ज? जनरल टर्म्स में बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं कि +2 चार्ज ज्यादा अट्रैक्ट होता है देन +1 चार्ज? जनरल टर्म्स में बोल रहा हूं। तो वही चीज मैं यहां बोल रहा हूं कि जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन, जितना ज्यादा चार्ज इसके पास आएगा, उतना ही ज्यादा चार्ज इस पे आएगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, उतना ही ज्यादा ये दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेगा। व्हिच मीन जितना ज्यादा डेल्टा En है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज्यादा है, उतना ही ज्यादा चार्ज डिफरेंस। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर विल बी द चार्ज डिफरेंस, एंड मोर इज द चार्ज डिफरेंस और चार्ज सेपरेशन, मोर विल बी द इंटरैक्शन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपके पास XH है, ठीक है, और आपके पास दूसरा इंटरैक्शन के लिए आपके पास एक दूसरा एटम मॉलिक्यूल XH, और XH ना लेके इसको हम YH ले लेते हैं, है ना, YH ले। तो पहली चीज आपने ये देखी कि जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन उतना ज्यादा। दूसरा, जितना ज्यादा इसका डोनेशन पावर, उतना ज्यादा इंटरैक्शन होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस पे क्या जनरेट हो रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज इस पे जनरेट हो रहा, तो जितना ज्यादा इस पे नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा इंटरैक्शन होगा। जितना ज्यादा ये आसानी से देखो,
पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज को क्या मांगता है, पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज को चाहिए नेगेटिव चार्ज। तो जितने आसानी से मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर पाऊंगा उतनी जल्दी इसको स्टेबलाइज कर पाऊंगा, और जितनी जल्दी स्टेबलाइज होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितनी जल्दी स्टेबलाइज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। अगर मैं ये बोल दूं कि मैं अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट नहीं करना चाहता, अगर मैं ये बोल दूं कि मैं अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट नहीं करना चाहता, तो क्या ये बॉन्डिंग बन सकती है? ये सिर्फ इंटरेक्शन रह जाएगा, ये सिर्फ क्या रह जाएगा, इंटरेक्शन। लेकिन अगर ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है या डोनेट करने की एबिलिटी रखता है, व्हिच मींस इसमें पार्शियल कोऑर्डिनेट बॉन्ड इंटरेक्शन आ सकता है, इसमें पार्शियल कोऑर्डिनेट बॉन्ड इंटरेक्शन आ सकता है। और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड इंटरेक्शन आ जाएगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो स्ट्रॉन्गर होता है ना वैन डेर वाल्स फोर्स से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है वैन डेर वाल्स फोर्स से। तो मैं वही चीज कह रहा हूं, मैं ये चीज कह रहा हूं कि जितना ज्यादा सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, वो एक पॉइंट हो गया। दूसरा, जितना ये ज्यादा डोनेट कर पाए, अगर ये डोनेट नहीं कर पा रहा तो सिर्फ वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन अगर ये डोनेट कर पा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sort of coordinate bond, not exactly coordinate bond, not exactly interaction, it will be in middle of somewhere coordinate bond, होगा कि नहीं होगा? और जब ये middle of somewhere coordinate bond होगा, it will be stronger than the hydrogen bonding, because hydrogen bonding is just an interaction, hydrogen bonding और dipole interaction is just a interaction, ठीक है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और यहां पर दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग is that inversely proportional to En, electronegativity। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द डोनर एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द डोनर एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द डोनर एटम। तो यहां पर दो टाइप ऑफ इंटरेक्शन है, एक तो चार्ज सेपरेशन वाला क्रिएशन है और दूसरा डोनेशन वाला है। तो डोनेशन वाला क्या करेगा, डोनेट जब आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को करोगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि एक काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हो, राइट, एक टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हूं, सिर्फ इंटरेक्शन है तो कम। तो मैं अगर मेरी अंदर एबिलिटी नेगेटिव चार्ज देने की तो मैं बॉन्ड बनाऊंगा, और बॉन्ड बनाऊंगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। तो दो हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा En, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द डोनर एटम। डोनर एटम किसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इसकी बात कर रहा हूं। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। तो ये दो पॉइंट्स जो है वो आपको हमेशा याद रखने चाहिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कैसे याद रखोगे कि अगर आपके पास ये बॉन्ड है, अगर आपके पास ये बॉन्ड है तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, पहला इसने कितना चार्ज जनरेट किया, दूसरा इसके पास कितनी एबिलिटी है इसको डोनेट करने की। पहला इसने कितना चार्ज जनरेट किया, दूसरा इसके पास कितनी एबिलिटी है इसको डोनेट करने की। दोनों ही फैक्टर्स ऐसे होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को या इस इंटरेक्शन को बढ़ाएंगे। इस वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ आती है बात, समझ आती है बात, चलिए ठीक है। ये हो गया बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जब आपने बात करी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे जनरली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक है इंटरमॉलिक्यूलर, एक है इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। दो टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। होगा क्या, इंटरमॉलिक्यूलर में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। इंटरमॉलिक्यूल में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, जैसे जैसे उसको कंटिन्यू करता हूं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन इज इंटरमॉलिक्यूलर, और इंट्रामॉलिक्यूलर में सेम मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है, जैसे ये, ठीक है। अब होगा क्या कि यहां पर ये इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन हो तो इंटरमॉलिक्यूलर, दो सेम, अगर सेम मॉलिक्यूल में इनसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल इंटरेक्शन तो इंट्रामॉलिक्यूलर बोलते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, ये चीज समझने की कोशिश करना। मान लो इंटरमॉलिक्यूलर हो रहा है तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन है। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन है तो इनको सेपरेट करना क्या हो जाएगा बेटा, इनको सेपरेट करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट।
सेपरेट करना क्या हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्डिंग बन रखी है ना, तो इनको सेपरेट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है ये इंट्रामॉलिक्यूलर कर रहा है, तो इसके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। अगर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर ऐसा होगा बेटा कि आपके दूसरे मॉलिक्यूल दोनों अलग अलग पड़े हैं, दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, बहुत मिनिमलिस्टिक इंटरेक्शन है, ठीक है। तो इसमें दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन, इसमें सिंगल इंटरेक्शन। अब इससे फायदा क्या होगा, जब भी इंटरमॉलिक्यूलर होती है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अगर इंटरमॉलिक्यूलर हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लिक्विड स्टेट से मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करना। अब अगर मान लो मेरे पास दो मॉलिक्यूल और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, तो अगर इनको सेपरेट करना है तो मेरे को इस अट्रैक्शन को, जो बीच में बाइंडिंग फोर्सेस को तोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एनर्जी लगाऊंगा, और जब मैं एनर्जी लगाऊंगा तो टेम्परेचर को रेज करूंगा, एंड व्हेन आई रेज द टेम्परेचर व्हिच मींस द बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग, व्हिच इन टर्न मींस what is happening here is that boiling point is high if the two molecules have interaction between them, the boiling point is high because I have to apply an outside energy to separate these molecules, and when I'm applying the outside energy to separate these molecules, I'm providing a heat, and if I'm providing heat, I'm raising the temperature. So intermolecular forces of attraction से boiling point क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि इंट्रामोलिकुलर से क्या होता है, अब ये आपस अलग अलग पड़े हुए हैं या अलग अलग पड़े हुए हैं, तो क्या होगा, ये जब अलग अलग पड़े हुए होंगे तो इनको अलग सेपरेट करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत मिनिमलिस्टिक अट्रैक्शन होगा तो अलग कर दो। इसको इस तरह समझो कि आपके पास चार भाई हैं, चारों भाई में बॉन्डिंग है। अब एक चोर आपके उस घर में आता है, तो जब उस घर में आएगा जिस घर में चार भाइयों में बॉन्डिंग है, तो क्या होगा, चोर आसानी से चोरी करके नहीं जा सकता, या फिर चोरी कर भी ना पाए क्योंकि बॉन्डिंग अच्छी है, राइट। तो वहां पर क्या हो जाएगा, चोर को बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी तब जाके वो चोरी कर पाएगा। लेकिन अगर चार भाइयों में दुश्मनी है, अगर उनमें दोस्ती नहीं है, तो क्या है, वो अलग अलग पड़े हुए, चोर चुपचाप आएगा और लेके चला जाएगा सामान, ना वो किसी की मदद करेगा ना दूसरा किसी की मदद करेगा। तो वही चीज यहां पर है कि चोर को कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो इंट्रामॉलिक्यूलर में आपको कम एनर्जी लगानी पड़ती है और इंटरमॉलिक्यूलर में ज्यादा। जब आप इंटरमॉलिक्यूलर में ज्यादा एनर्जी लगा रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दूसरी चीज विस्कस हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। What is viscosity? Viscosity is, आपने ऑयल देखा है, मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊं, आपने ऑयल देखा है, आपने वाटर देखा है। वाटर बहुत आसानी से फ्लो करता है, ऑयल बहुत मुश्किल से फ्लो करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑयल में जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है, तो वो जो मूवमेंट है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, वो जो मूवमेंट है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन वाटर में इंटरेक्शन कम है, वो मूवमेंट ज्यादा होता है। वही चीज विस्कोसिटी बताती है, जिसके बीच में इंटरेक्शन होगा तो वो मूवमेंट क्या हो जाएगा, मूवमेंट स्लो हो जाएगा। व्हाट इज मूवमेंट, बेसिकली क्या है, आपके पास एक लेयर है वाटर की और उसके ऊपर से दूसरी लेयर फ्लो कर रही है ना, और आगे बढ़ती जा रही है, फिर एक लेयर बन रही है, फिर वो फ्लो कर रही है, तो दैट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है तो ये मूवमेंट कम होगा, तो फ्लो कम होगा, एंड दैट इज विस्कोसिटी, द टेंडेंसी टू फ्लो। तो इसकी वजह से विस्कोसिटी क्या होगी, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में विस्कोसिटी है, तो इनका मूवमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर की वजह से विस्कोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। इंट्रामॉलिक्यूलर की वजह से विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। दोनों चीजों में समझ आती है कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्योंकि इंटरेक्शन ज्यादा क्योंकि हीट आपको हीट देनी पड़ेगी, और हीट जब दोगे तो एनर्जी रेज करोगे तो टेम्परेचर रेज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट रेज करोगे, सिंपल एज दैट। विस्कोसिटी क्यों, विस्कोसिटी इज द मूवमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूलर लेयर्स या टू लेयर्स ऑफ अ लिक्विड। अब अगर इंटरेक्शन ज्यादा तो मूवमेंट क्या होगा, कम। अगर इंटरेक्शन कम है तो मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा। अगर इंटरेक्शन कम है तो कब होता है इंटरेक्शन कम, इंट्रामॉलिक्यूलर में, और इंटरेक्शन ज्यादा कब होता है, इंटरमॉलिक्यूलर में। तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा, उसकी विस्कोसिटी कम। ये बात समझ आती है, तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि आपके पास दो टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। इसका बहुत यूज आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करोगे, कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए आप कुछ क्वेश्चनों पे ध्यान देते हैं ना, कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि कैसा नेचर होगा, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, HF H2O NH3 किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। पहला क्वेश्चन आपके पास, इसमें से किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, HF H2O NH3। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के दो क्राइटेरिया क्या हैं, एक चार्ज सेपरेशन, दूसरा डोनेशन एबिलिटी, राइट। सो पहली चीज देखो HF
ठीक है, H इस तरह का कुछ बॉन्ड बनेगा, है ना। दूसरे में क्या बनेगा, वाटर HO और वो अगेन HO। तीसरा क्या बनेगा, नाइट्रोजन N, इस तरह से बनेगा, है ना, इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब पहला क्राइटेरिया क्या है, चार्ज सेपरेशन। तो कौन ज्यादा चार्ज सेपरेशन क्रिएट करेगा, कौन ज्यादा चार्ज सेपरेशन, अगर ये ज्यादा चार्ज सेपरेशन क्रिएट कर रहा है तो यहां पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा और इसका इंटरेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये कम चार्ज सेपरेशन क्रिएट कर रहा है, ये और कम चार्ज सेपरेशन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि चार्ज सेपरेशन कम क्रिएट हो रहा है तो इंटरेक्शन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो इसका इंटरेक्शन ज्यादा, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, ये बात समझ आती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज सेपरेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज सेपरेशन, ठीक है। पहला सर समझ आती है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF में ज्यादा, उसके बाद H2O में, उसके बाद NH3 में, ये बात समझ आती है। ये चीज समझ आएगी आपको कि HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि चार्ज सेपरेशन, और इसकी वजह से एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है जिसको बोलते हैं हम KHF2। दिस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, ये ना Cl के लिए एग्जिस्ट करेगा, ना ब्रोमीन के लिए एग्जिस्ट करेगा, ना I2 के लिए एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ ये किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, फ्लोरीन के लिए। ये मॉलिक्यूल कैसा है तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से होगा, ये देखो, K प्लस आयनिक इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन H एंड F, दिस विल बी द इंटरेक्शन। तो इनके बीच में क्या है, आयनिक इंटरेक्शन, इनके बीच में क्या है, आयनिक इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो ये आयनिक बॉन्ड है, KF के बीच में आयनिक बॉन्ड है, इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया इसके साथ, और ये मॉलिक्यूल इस तरह से रहा। अब जब इसको हम पानी में डालेंगे ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं टूटेगी, लेकिन क्योंकि आयनिक इंटरेक्शन में ये टूट जाएगा, तो पानी में जाने के बाद ये मॉलिक्यूल हमें दे देता है K प्लस HF माइनस, HF2 माइनस, ये मॉलिक्यूल देता है हमें HF2 माइनस। पानी में जाने का क्या देता है, K प्लस एंड HF2 माइनस। बेसिकली क्या हुआ, इसका इतना ज्यादा इंटरेक्शन था इसके साथ कि हाइड्रोजन बॉन्डेड तो रहा, लेकिन क्योंकि आयनिक, ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड पानी में जाके सॉल्युबल हो जाता है, टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है बहुत आसानी से, वो क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया और वो उस तरह फॉर्म में रह गया। बस समझ आती, ये बस समझ आती। तो ये इस फॉर्म में रहता है, इस चीज को याद रखना है आपको, ठीक है। क्यों रहता है इस फॉर्म में, क्योंकि इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। चलो नेक्स्ट, अब मैं आपसे अगर पूछूं क्वेश्चन नंबर 2, ये तो था एक्सटेंड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें ज्यादा होगी, है ना। ये मैं आपसे पूछा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें ज्यादा होगी। सेकंड मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि मेरे पास है, आपके पास HF H2O NH3, मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इसमें बता दो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन बता दो कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। इसमें बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन बताना है, और मेरे को पता है आप लोग गलत करोगे इसको, मैं पहले बोल रहा हूं आप लोग गलत करोगे इसको, है ना। बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जनरली आपका टेंडेंसी होगी कि जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, है ना। तो आप बोलोगे HF H2O NH3, लेकिन वो गलत है, वो गलत है। इसी वजह से आपको बोल रहा था वो गलत है। देखो कैसे, क्यों गलत है वो देखो। जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंडेंट ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन ऑल्सो इट इज डिपेंडेंट अपॉन एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसका मतलब क्या है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसका मतलब क्या है, किस पे डिपेंडेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंडेंट है, लेकिन एक्सटेंट पे भी डिपेंडेंट है। मतलब देखो, आप जब HF की बात करते हो तो HF का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है। तो एक HF, अगर आप इस HF को देखो, अगर आप इस HF को देखो तो ये कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग है लेकिन कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। जब मैं H2O बनाता हूं, इसी में मैं क्या बनाता हूं, H2O। तो H2O में क्या होगा बेटा, देखो यहां पर आगे ऐसा, ठीक है। अब अगर आप H2O को देखो तो H2O कितना बना, ये एक H2O मॉलिक्यूल है, ये एक H2O मॉलिक्यूल है, तो ये कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ये 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। दिस इज 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेसिकली यहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहां पर 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। किसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, किसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी,
जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, राइट? आपने एक तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला है, यू हैव वन व्हिच हैज 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स एंड व्हिच हैज वन व्हिच हैज 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। पॉसिबिलिटी यस, इसकी एनर्जी ज्यादा है, लेकिन इसमें तोड़ने के लिए तो ज्यादा बॉन्ड है, तो अगर जिसमें ज्यादा बॉन्ड होंगे उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। ये बात समझ आती है? इस वजह से H2O का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज्यादा होता है। तो पहली चीज हमने कंसीडर करी, H2O का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज्यादा होता है। ये बात समझ आती है? H2O का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। अगर मेरे को 4, देखो आपके पास 2 अच्छे तगड़े इंसान है मारने पीटने के लिए किसी को, और एक है आपके पास कि 4 आपके पास 4 थोड़े उनसे कम तगड़े इंसान है किसी को पीटने के लिए, ठीक है? या इस तरह से देख लो कि आपको क्या करना है कि आपको कुछ सामान एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है, ठीक है? तो आपके पास 2 तगड़े इंसान है जो मतलब स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है, और 4 ऐसे इंसान हैं जो उनसे थोड़े से कम है। तो ज्यादा काम या ज्यादा इफेक्टिवली काम कौन करेगा? ज्यादा स्ट्रेंथ किस में होगी? वो 4 में या वो 2 में? ऑब्वियसली 4 में। ऑब्वियसली किस में होगी? 4 में, क्योंकि ज्यादा थोड़े वो उनसे कम तो हैं लेकिन वो ज्यादा अमाउंट में है, तो एनर्जी किसके पास ज्यादा होगी? उन 4 के पास। तो बेसिकली वही सिस्टम है कि इनकी एनर्जी इससे एक हाइड्रोजन बॉन्ड से कम तो है इनके, लेकिन ये ज्यादा है, इस वजह से इनको तोड़ने में क्या लगता है? ज्यादा एनर्जी लगती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है? जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें 2 ही है। चलो अब ये बात कर दी मैंने ऑक्सीजन की, अब मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं, ठीक है? नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन में देखो क्या होगा, ये आपके पास ये भी इधर से बॉन्डिंग करेगा, इधर से बॉन्डिंग करेगा, इधर से बॉन्डिंग करेगा, और यहां से नाइट्रोजन भी बॉन्डिंग कर रहा होगा, तो ये भी 4 कर रहा है, तो इसका भी ज्यादा होना चाहिए। बट बेटा नाइट्रोजन हैज द वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल इन ऑल द 3 ऑफ देम, and because it has weakest hydrogen bonding, वो इतनी वीक है, वो 4 बॉन्ड बना भी रहा है लेकिन वो इतना वीक है कि वो मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको क्या दिया था? मैंने आपको दिया था कि HF में आपके पास 2 लोग हैं, HF में आपके पास 2 लोग हैं जो अच्छे खासे तगड़े हैं, ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना? वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? अब ऑक्सीजन में आपके पास क्या है? आपके पास 4 लोग हैं जो कम स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है ना? 4 लोग हैं आपके पास जो कम स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है? एक और ले लेते हैं जो थोड़े से कम स्ट्रॉन्ग है, और जो आपने नाइट्रोजन लिया उसमें तो 4 हैं लेकिन वो बहुत ही कम स्ट्रॉन्ग है, मतलब वीकेस्ट, ये वीकेस्ट है। तो बेसिकली ये 4 जितनी भी मेहनत करेंगे, ये ऑक्सीजन जो 2 हैं वो उससे ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, ये जो 2 हैं वो उससे ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, यस नाइट्रोजन NH3 forms 4 hydrogen bond, but what happens here is the NH3, which the hydrogen bond that it is forming is very weak. And because it is very weak, what happens here is this 2 hydrogen bond that HF forms overpowers those 4 hydrogen bond that NH3 forms, and therefore the boiling point of HF is more than NH3, and therefore boiling point of HF is more than NH3. Therefore boiling point of HF is more than NH3. ये बात समझ आती है? boiling point of HF is more than NH3. ये बात समझ आती है? तो वही चीज यहां पर हो रही है बेटा। बेसिकली क्या फंडा है कि H2O तो इसलिए अगेन कर लिया क्योंकि H2O थोड़ा सा कम था, तो H2O में थोड़ा सा कम एनर्जी है लेकिन अमाउंट ज्यादा है। NH3 क्यों नहीं निकल पाया? Why did NH3 come ahead of HF? Because उसमें हो तो ज्यादा रहे हैं लेकिन उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? वीक है। उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? वीक है। अगर बताना तो 119 - 33, मैं बता देता हूं 119 - 3, इसका 100 बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका 19 होता है, इसका -33। वैल्यूज के हिसाब से रटना नहीं है, बस आपको समझना है, क्योंकि वैल्यूज कोई नहीं पूछेगा आपसे, वैल्यूज ये ही पूछेंगे कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका? H2O, HF, NH3। अगर आप समझिए किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा? तो HF, H2O, NH3। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा है? HF, H2O, NH3। किसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है? H2O, NH3, HF। एक्सटेंट मतलब जितने ज्यादा बनाएंगे, ज्यादा कौन बना रहा है? H2O बना रहा है, उसके बाद NH3 बना रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर, और ये फिर HF बना रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछना है कि बॉइलिंग पॉइंट किसमें ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट में आपको देखना है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लस द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों चीजें देखनी है आपको। क्या देखना है? स्ट्रेंथ भी देखना है और प्लस स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लस एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको दोनों चीजें देखनी है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लस एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको दोनों ही चीजें देखनी है, और उसी के बेसिस पे आप बता पाओगे कि कैसे होगा। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे करें। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, तो 2 हो गया था, थर्ड
थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड में कैसे आएगा, है ना। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या आएगा बेटा। थर्ड में आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आपके पास है HF, HCl, HBr, HI। इसमें आपको बताना है बॉइलिंग पॉइंट। यू नीड टू टेल मी अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट, किस तरह से वैरी करेगा ये बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बताओ कैसे वैरी करेगा, ठीक है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट कैसे वैरी करेगा आपको ये बताना है। हाँ जी, हुआ हुआ नहीं हुआ, स्टॉप करके करो वीडियो, अगर नहीं हुआ तो स्टॉप करके एक बार वीडियो करो, फिर बताओ जनरली टेंडेंसी क्या होगी। देखो अगर हो गया है तो ठीक है। जनरल टेंडेंसी क्या होगी, हमारी जनरल टेंडेंसी होगी कि हम ये बोल देंगे कि HF में तो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो HF पर ज्यादा है, तो HF को तो मैंने बोल दिया ज्यादा, और फिर जनरल टेंडेंसी आएगी कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में मैंने आपको एक चीज बताई थी, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतनी ही ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतनी ज्यादा इंटरेक्शन, उतना ही ज्यादा वैन डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जितना ज्यादा वैन डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा क्या बताया था मैंने आपको, उतना ही ज्यादा बताया था मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट, उतना ज्यादा क्या बताया था मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट। तो बेसिकली होता क्या है इसमें कि इसका जो इंटरेक्शन है वो काफी ज्यादा होता है। सब में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लग रहा है, लेकिन क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो इसका इंटरेक्शन ज्यादा है, इसका इंटरेक्शन ज्यादा होगा, उसकी वजह से क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट HF का ज्यादा, उसके बाद HI का, उसके बाद HBr का, उसके बाद HCl का, ठीक है। तो these three are dependent on van der Waals forces of attraction, ठीक है, van der Waals forces of attraction which is molecular weight पे डिपेंडेंट होती है, and this is dependent on hydrogen bonding, this is dependent on hydrogen bonding। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। यही सिनेरियो देखो, फोर्थ सिनेरियो, यही सिनेरियो यहां पर भी होगा, और तुम खुद ही फटाफट बताओगे। H2O, H2S, H2SE, H2P। हाँ जी, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए। H2O में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। H2O में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो यहाँ सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन H2O, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा H2O। बॉइलिंग पॉइंट बताना बेटा, है ना, बॉइलिंग पॉइंट बताना है ना, H2O में सबसे ज्यादा, ठीक है, ठीक है। अब बाकी सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो लग रही नहीं, तो क्या लगेगा, वैन डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच मींस मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा इंटरेक्शन, और जितना ज्यादा इंटरेक्शन उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो बेसिकली H2PE सबसे आगे आ जाएगा, उसके बाद H2SE, उसके बाद H2S। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ ये मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड कर रहा है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड कर रहा है, और कुछ नहीं है इसमें, है ना। सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा कोई डिफिकल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, 4 हो गया, 5 आपके पास NH3, आपके पास PH3, SaSH3, SbH3, BiH3। अगेन आपको उसका बॉइलिंग पॉइंट बताना है। क्या बताना है, बॉइलिंग पॉइंट, और वही बताना है कि कैसे वेरी करेगा विद द अमाउंट आपको जो दे रखा है वो कैसे वेरी करेगा इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट बताना है कैसे वेरी करेगा, है ना। चलो बताओ कैसे बॉइलिंग पॉइंट वेरी करेगा, कैसे वेरी करेगा ये बताना। देखो कैसे वेरी करेगा ये आपको बताना है। कैसे, किस तरह से वेरी करेगा वो आपको बताना है, ठीक है। सिंपल बेटा, बहुत सिंपल है। देखो यहां पर थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं आएगा। आप लोगों को ये पता है कि आपका जो BiH3 है या SbH3 है, NH3 है, NH3 में जो है वो बहुत ही वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बहुत ही वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्योंकि इसकी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो मैं बाकी सबको लिख लेता हूं पहले, है ना। तो मेरे को पता है कि ये मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड कर रहा हूं, तो BiH3 मैंने लिख दिया पहले, उसके बाद लिख दिया PH3, सॉरी PH3 क्यों लिख रहा हूं, उसके बाद लिख दिया SbH3, उसके बाद लिख दिया ASH3, उसके बाद लिख दिया PH3। ये तो मैंने जनरल लिख दिया क्योंकि ये मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड कर रहा है। जब हम NH3 की बात करते हैं तो NH3 का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना वो वीकेस्ट है, और इसका इफेक्ट एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बॉइलिंग पॉइंट में भी आपने देखा था। तो यहां पर भी वीकेस्ट रहेगा, और होगा क्या, क्योंकि ये बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक है, तो इसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना इतनी वीक है कि ये यहां पर डायपोल से भी पीछे चल जाएगी, यहां पर क्या चल जाएगी, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से भी पीछे चल जाएगी। और होगा क्या, क्योंकि इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है तो होगा क्या कि BiH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, SbH3 का बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा, उसके बाद किसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा,
ऐसा क्यों हुआ? H2 के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? HF के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? H2 और SF के साथ इसलिए ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनकी क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन NH3 की वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। NH3 की क्या है? वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसकी वजह से ये एक इकलौता ऐसा कंडीशन है जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से हार जाता है। जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से हार जाता है। क्यों? क्योंकि ये पीछे आ जाता है और ये दोनों कहां चले जाते हैं? आगे चले जाते हैं। ये पीछे आ जाता है और ये दोनों कहां चले जाते हैं? आगे चले जाते हैं। ये बात समझ आती है? समझ आती है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 6th क्वेश्चन। इधर देखो 6th क्वेश्चन देखो, मेरे पास है ए ऑप्शन, बी है मेरे पास, सी है मेरे पास, और डी है मेरे पास। और मैं आपसे पूछा हूं किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। और ये कॉन्सेप्ट मैंने करवा रखा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब देखनी हो तो दो ही चीजें देखते हैं, एक से 4 सेपरेशन पावर, एक डोनेशन पावर। तो जनरल ट्रेंड बच्चों का ये रहता है कि सर इसमें ज्यादा होगी क्योंकि ये ज्यादा हो रहा है। ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को ध्यान समझना, इसका मैं ट्रेंड बताऊंगा किसके ज्यादा होगी। देखो सबसे पहला फैक्टर होता है 4 सेपरेशन। तो 4 सेपरेशन कौन ज्यादा क्रिएट कर रहा है? ये 4 सेपरेशन ज्यादा क्रिएट कर रहा है HF, है ना? ये 4 सेपरेशन, सॉरी ये 4 सेपरेशन ज्यादा क्रिएट कर रहा है और ये भी 4 सेपरेशन ज्यादा क्रिएट कर रहा है। तो दो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो 4 सेपरेशन ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं। अब यहां पर पूछा गया कि किसका ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कौन आसानी से डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएगा या सिमिलर टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएगा। जो मैंने आपको बात की थी, अगर डोनेट कर पाए, अगर डोनेशन एबिलिटी ज्यादा हुई तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से निकल के थोड़ा सा टेंडेंसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हो जाएगी, थोड़ी सी टेंडेंसी किसकी हो जाएगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां पर ध्यान समझना, अगर ये डोनेट कर पा रहा है, अगर ये डोनेट कर पा रहा है, डोनेट कौन करेगा पाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी क्योंकि उसको चाह ही नहीं है इलेक्ट्रॉन रखने की, ही इज नॉट वांटिंग टू हैव एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा डोनेट कर देता हूं और बॉन्ड टाइप का बना लेता हूं। तो यहां पर नाइट्रोजन तो बॉन्ड टाइप का बना लेगा लेकिन फ्लोरीन नहीं बना पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका फ्लोरीन। और यहां पर भी देखो, यहां पर भी क्या है, 4 सेपरेशन सबसे ज्यादा है, यहां पर 4 सेपरेशन ज्यादा है। अब इन तीनों में ऑक्सीजन, अब वो कंपैरिजन 4 सेपरेशन के बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते। कभी भी आपको कंपैरिजन आए, याद रखना, यू विल ऑलवेज कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज डिफरेंट और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज सेम। क्योंकि दो चीजों में अगर सेम चीज है तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे, डिफरेंशिएट कैसे करोगे, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है, जो चीज डिफरेंट है। अब यहां पर HF सेम, HF सेम, HF सेम, ये सेम हो गया। अब डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि डिफरेंट क्या है, NH OH HF डिफरेंट है। किसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने की एबिलिटी ज्यादा है, NH। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने की एबिलिटी ज्यादा है, व्हिच मींस ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा क्योंकि ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। इसके अंदर उससे कम है तो ये वीकर बॉन्ड बनाएगा और इससे सबसे कम है क्योंकि ये सबसे वीकर बनाएगा। हमने कैसे डिसाइड किया कि कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देगा? हमने डिसाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मेरे अंदर एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को देने की, या मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी कम है तो मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से दे सकता हूं। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी ज्यादा है तो मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्यों डोनेट करना चाहूंगा, क्यों डोनेट करना चाहूंगा? तो वही चीज है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देना चाहता। ऑक्सीजन की उससे कम है तो बोलता है चलो ठीक है थोड़ा बहुत दे लो। नाइट्रोजन की बहुत ही कम है तो बोलता है और ले लो यार सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। उसकी वजह से क्या होता है, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, या टाइप ऑफ बॉन्ड बन जाता है जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा। तो बी वाले की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद सी और डी में सी की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्योंकि सी में डोनेशन पावर अगेन ज्यादा, उसके बाद किसकी, डी की, और सबसे आखिरी में कौन आ जाता है, ये क्योंकि इसमें 4 सेपरेशन कम है। इसमें क्या है, 4 सेपरेशन कम है। डोनर कौन है इसमें, डोनर इसमें फ्लोरीन है। आगे की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं सिर्फ ये बॉन्ड जो मेरे को दे रखा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अभी कंफ्यूज नहीं होगा सर, आगे भी तो HF होगा। मैं अभी सिर्फ इन्हीं स्पेसिफिक बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं, इन्हीं स्पेसिफिक एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं। यहां पर चार्ज कौन सेपरेट कर रहा है, ये ठीक है, ये चार्ज सेपरेट करेगा। और डोनेट कौन कर रहा है, ये, तो ये डोनेट करेगा। इसमें इसकी डोनर, एक तो 4 सेपरेशन कम हुआ, डोनेशन पावर कम है, तो सबसे कम कौन हो जाएगा, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा बनेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड सबसे बनेगा बी।
उसके बाद कौन सा बनेगा C, उसके बाद कौन सा बनेगा D, उसके बाद कौन सा बनेगा F। बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? ठीक है, सिंपल चीज है, आपको देखना है, आपको देखो स्पेसिफिक, आपको ये नहीं सोचना कि सर आगे भी तो बॉन्ड बन सकता है। बेटा मैं आगे की बात कर ही नहीं रहा हूं, मेरे को जो क्वेश्चन में दिया है मेरे को उसकी बात करनी है। मेरे को क्वेश्चन में इस बॉन्ड की बात करी गई है, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो कैसे डिसाइड करूंगा? पहली चीज देखूंगा 4 सेपरेशन, अब 3 में 4 सेपरेशन सेम हो गया, तो दूसरी चीज क्या देखूंगा कि किसके अंदर डोनेशन पावर ज्यादा है, क्योंकि डोनेशन पावर से क्या बनता है, सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि वो पूरा डोनेट करने की कोशिश कर रहा है। अब डोनेशन पावर किसकी ज्यादा होगी? डोनेशन पावर उसकी ज्यादा होगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जिसको इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी कम होगी। और किसकी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी इन तीनों में कम है? नाइट्रोजन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद फ्लोरीन की। तो सबसे ज्यादा किसमें होगी? नाइट्रोजन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा उसका बॉन्ड सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड उससे कम, फिर फ्लोरीन डोनेट करेगा उसके कम, और सबसे कम क्यों? क्योंकि इसमें 4 सेपरेशन भी नहीं हुआ और डोनेशन सबसे कम है। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? चलिए नेक्स्ट करें। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, है ना? 7 की बात करेंगे। 7 में क्या है? 7 में हमारे पास एक और क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल क्वेश्चन पूछा मैं, CCl4 और Cl2। आपसे ये पूछा जाए कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, CCl4 का ज्यादा होगा या Cl2 का ज्यादा होगा? आपसे पूछा जाए, सिंपल कैसे बताओगे? दोनों में वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, डाइपोल मोमेंट है, या दोनों में इंटरेक्शन तो है ही, डाइपोल मोमेंट होगा, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग ही रहा होगा। और वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर वेट पे, और मॉलिक्यूलर वेट की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाता है। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है? इसका, इसमें 4 Cl लगे, इसमें 2 Cl लगे, ऑटोमेटिकली वैसे कार्बन तो काउंट करने की जरूरत है ही नहीं, कार्बन काउंट करने की जरूरत हमें है ही नहीं, ऑटोमेटिकली उसका ज्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और आज का लास्ट क्वेश्चन, और इससे एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास है कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, कार्बन, ठीक है, मैं हाइड्रोजन लगा लेना साथ में, ठीक है। मेरे पास दूसरा है A है, मेरे पास B है, मेरे पास कार्बन 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 है, ठीक है, तो कार्बन इधर कार्बन इधर, ठीक है, और C है मेरे पास कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, सब में हाइड्रोजन लगा हुआ है, अप्रोप्रिएट अमाउंट में हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं, ठीक है। बस मैं आपसे कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर सब में हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये किस तरह से है, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल पेंटेन है ना, एसाइक्लिक पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ठीक है, आपके इस तरह से। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आप कंफ्यूज हो गए यार, इसमें तो सबका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, और अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो भाई साहब वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम, और अगर वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम तो बॉइलिंग पॉइंट सेम, तो मॉलिक्यूलर वेट तो सेम ही है सब में। तो कैसे बता रहे हो अब? बोलोगे सर हाइड्रोजन डिफरेंट हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन काउंट करके देख लेते, देखो CH3 H2 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 H3, कितने हाइड्रोजन है? अगर आप ध्यान से देखो तो 6 + 9 + 12 है ना, 12 हाइड्रोजन। इसमें H3 H2, अगर तुम बोलो इसमें H3 तो कितने होंगे? अगेन कितने? 9 + 12, ठीक है, इसमें H3 सब में 12, सब में 12 हाइड्रोजन है, सब में मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसको इस तरह से दिखाएंगे, जितना ज्यादा मेरा एरिया होगा उतना ही ज्यादा मेरा इंटरेक्शन होगा, जितना ज्यादा मेरा एरिया होगा उतना ही ज्यादा मेरा इंटरेक्शन होगा, मैं उतना ज्यादा चीजों को इंटरेक्ट कर सकता हूं। जितना छोटा मेरा सरफेस एरिया हो जाएगा मेरा इंटरेक्शन उतना ही कम हो जाएगा। छोटा सरफेस एरिया इंटरेक्शन कम, ज्यादा सरफेस एरिया इंटरेक्शन ज्यादा, छोटा सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया इंटरेक्शन कम, और ज्यादा सरफेस एरिया इंटरेक्शन ज्यादा। फॉर एग्जांपल कंसीडर करो कि आपके पास ये है, और मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ इससे इंटरेक्ट करना, तो इसका इंटरेक्शन क्या होगा? कम होगा, ये सिर्फ इसी साइड वाले से इंटरेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये पूरा मॉलिक्यूल है जो इंटरेक्ट कर रहा है, ये पूरा मॉलिक्यूल है जो इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसका इंटरेक्शन क्या हो जाएगा? ये इधर से भी इंटरेक्ट कर रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से, इधर से, इधर से, हर जगह से इंटरेक्ट कर रहा है, तो इंटरेक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इंटरेक्शन बढ़ा तो वैन डेर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, वैन डेर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बचा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि बॉइलिंग पॉइंट तो ठीक है, लेकिन सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा इंटरेक्शन,
और जितना ज्यादा इंटरैक्शन उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, जितना ज्यादा इंटरैक्शन होगा उतना ही ज्यादा वैन डेर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जितना ज्यादा वैन डेर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा आपकी बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा वैन डेर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का, क्योंकि इसमें इसका सरफेस एरिया क्या है ज्यादा, ये छोटा हो गया, इसका सरफेस एरिया क्या होगा कम, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली ज्यादा। तो आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा है यहाँ पर जो हमने पहले नहीं सीखा था, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि वैन डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सो देयरबाय आई कैन से दैट बोथ if molecular weight is high, if molecular weight is high then boiling point is high, if molecular weight is same then you count on surface area, if the surface area is high then again boiling point will be high। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है, okay। So this is it from hydrogen bonding and van der Waals force of attraction, these are weak force of attraction, ठीक है। और आपको ये weak force of attraction कई बार काम आएंगी, स्पेसिफिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कई जगह पूछी जाती है, ऑर्गेनिक में कई बार आती है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में जितने मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए 8 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाए, अगर आप बहुत स्पेसिफिकली अगर आपको पता है तो उससे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं आएगा, तो आपको बस वही टॉपिक्स पता होनी चाहिए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।